नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख एक रैली के बाद कटौल जलालखेड़ा रोड पर पथराव में घायल हो गए। उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें आपातकालीन उपचार दिया गया। नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोदार ने बताया, कटोल विधानसभा क्षेत्र के पाटसिंगा नामक गांव के पास एक घटना घटी। शुरुआती जानकारी के अनुसार सड़क के एक सुनसान हिस्से में उनके वाहन पर पथराव किया गया। इस घटना में उन्हें चोटें भी आई हैं। आज शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास एक घटना घटी। पाटसिंगा बोलकर के गांव है जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी जितने हैं वो सब के सब नागपुर ग्रामीण में काटोल शहर पे आ रहे हैं। नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी रास्ते पे हैं। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना का की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अनिल देशमुख चुनाव प्रचार के बाद जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन पर पत्थरबाजी की जिससे वह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि देशमुख को संदेह है कि हमला भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया होगा। अब ये सच है या झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी अपने चुनावी प्रचार के आखिरी दिन आज काटोल से अपने नागपुर के दिशा में जा रहे थे, तो अचानक कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करके उनकी गाड़ी पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, तोड़फोड़ की। वो उस घटना में घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये कौन सी गंदी राजनीति विपक्षों ने शुरू की है? उनका संशय है कि हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हूं। पता नहीं सही है गलत है, इसकी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल देशमुख जी पर आज जानलेवा हमला हुआ। अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा, उपद्रव, ये कैसी गंदी राजनीति आ गई? हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है, प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अनिल देशमुख जैसे एक वरिष्ठ नेता और एक पूर्व गृह मंत्री को एक बड़ी सुरक्षा देनी चाहिए, उनके जान माल के लिए देखभाल करनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा महाराष्ट्र पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बहुत गंदी राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, हम उनका निषेध करते हैं। उनके बेटे और कटौल सीट से पार्टी के उम्मीदवार सलील ने कहा कि अनिल देशमुख के साथ मौजूद लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और मैंने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। ये सच है कि भाजपा यहाँ बुरी तरह हार रही है। मैं नहीं चाहते कि कटौल और नागपुर सुरक्षित रहे। मैं यहाँ से ग्रामीण रुग्णालय से मैं काटोल के पुलिस स्टेशन गया था। काटोल के पुलिस स्टेशन में कुछ उनके ऊपर थोड़ी पट्टी वगैरह लगा के थोड़ा सा उनको ड्रेसिंग करके तुरंत ही नागपुर रेफर करने की बात हुई, तो वहाँ पे को एलसीएस हॉस्पिटल में लाया गया है। नागपुर में काटोल में वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद में लोगों को शांति का आह्वान किया। वहाँ पर जो लोग अनिल बाबू देशमुख जी के साथ थे उनने वहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। वहाँ पे बहुत हजारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे। लोगों को हमने शांतता रखने का आह्वान किया है। हमने बताया है और ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हर जगह पे हार रही है। इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से हर जगह पे हार रही है। इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। हमारे साथ में अमित शाह गृह मंत्री, हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री, हम सभी का ऐसा हाल करेंगे। हम काटोल को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नरखेड़ को सुरक्षित रखेंगे नहीं, नागपुर जिले में सुरक्षित रखेंगे नहीं। कहाँ इंजरी
वो जानना चाहेंगे फोरहेड पे इंजरी है, जितना मुझे अभी तक मालूम पड़ा है। मेरी कुछ बातचीत अनिल देशमुख जी से हो नहीं पाई, क्योंकि मैं समझता नहीं कि ऐसे समय पे उनसे बातचीत करना चाहिए। बस एक मौके साथ में खड़े रहना चाहिए और उनको दिखना चाहिए करके वहाँ पे खड़ा हो। मेरी जो बड़ी बहन है वो वहाँ पे है, हमारे दूसरे डॉक्टर जी है वो भी वहाँ पे, और जो पूरी टीम है एलसीएस की वो भी उनके साथ है और उनका अच्छा ख्याल कर देख रही है, ऐसा मुझे विश्वास है। एनसीपी एसपी प्रवक्ता महेश तपाशे ने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश लगती है। सवाल ये है कि इसके पीछे आखिर कौन है, क्या इसमें कोई राजनीतिक ताकत शामिल है या कुछ और। महाराष्ट्र पुलिस और गृह विभाग द्वारा गहन जांच जरूरी है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी, इनके ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ, बाल बाल बचे, उनको मारने की साजिश रची गई। इस हमले के पीछे कौन है, कोई राजकीय शक्ति है क्या, कोई और चीज़ है क्या, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी, पूरी तफ्तीश महाराष्ट्र के पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने करने की आवश्यकता है। मुझे दया आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की मानसिकता पर जिन्होंने कहा कि ये हमला एक पॉलिटिकल स्टंट है। इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट करने की परंपरा महाविकास आघाड़ी और शरद चंद्र पवार पार्टी में नहीं। इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट शायद भारतीय जनता पार्टी में करने की परंपरा होगी, हमारे पार्टी में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती, इस हमले की जांच की मांग करती, तो मुझे समझता कि यहाँ इनके पास थोड़ी तो भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टंट का बयान देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन किया है। अनिल देशमुख जी के संदर्भ में अनेक विषय कोर्ट में प्रलंबित है, चाहे वो परमवीर सिंह जी का हो या और कोई हो, और इस सब के पीछे कौन है ये भली भांति महाराष्ट्र की जनता जानती है। अनिल देशमुख जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, और इसीलिए मेरी विनती है महाराष्ट्र के गृह विभाग से, चुनाव आयोग से, कि इसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। इसके पीछे कौन सूत्रधार है, इसकी जानकारी जल्द से जल्द महाराष्ट्र की जनता को मिलनी चाहिए। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। चुनाव के दौरान इस राज्य में पहले कभी ऐसी हिंसा नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके शहर में राज्य के पूर्व गृह मंत्री की हत्या की साजिश हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब हो गए हैं। बात ऐसी है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृहमंत्री है, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश, और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव जिम्मेदार है, जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। और बाद में मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की, इसके लिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री की हत्या होती है बरसात पर, और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो एक महाराष्ट्र के सीनियर पॉलिटिकल नेता है, 7 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री है, शरद पवार साहब के बहुत ही करीबी है, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, हत्या की साजिश हुई, उनकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने खुद लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, मुंबई। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर मिले 20 लाख रुपए का इनाम प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता कर्मियों को ठंड से बचने के लिए मसूरी नगर पालिका की प्रशासक एसडीएम मसूरी अनामिका द्वारा गर्म ट्रैक सूट वितरित किए गए। वहीं एसडीएम मसूरी अनामिका ने बताया कि नगर पालिका मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान हासिल हुआ, जिसके अंतर्गत मसूरी पालिका को 20 लाख रुपए की इनाम की राशि मिली थी, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत सभी स्वच्छता कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है और मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्वच्छता कर्मचारियों को गर्म ट्रैक सूट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्थानीय लोगों और पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मसूरी नगर पालिका को पहला स्थान हासिल होगा।
कुछ सोच के आए हो? आप तो आपसे बात करो, आप लोग यहाँ पे 4 ही लोग हो। तब बता देना। ठीक है। नहीं कोट पहन के तो ड्यूटी हो सकती है ना। सबसे बातचीत करना है तब बता देना। एक मुझे फोटो भी भेज देना, तो टेलर जैसे होगा मुझसे ही करवा देना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पैसा किस चीज के लिए मिला था, स्वच्छ सर्वेक्षण है ना। स्वच्छता सर्वेक्षण जब हुआ था तो उसमें हमारी दूसरा स्थान था, उसके लिए हमको ये पैसा मिला था। तो इससे जाहिर होता है कि काम अच्छा किया गया था। तो इससे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हम किस हिसाब से एक हाथ खोल दीजिए, बता दीजिए। करके देखो, आप लोग पहन के दिखाओ एक मोटा है। मोहन इसको यार मैक्सिमम ना पहनना भी है, आगे थोड़ा लगेगी। मैडम हाथ आगे आ जाओ भैया। कन्हैया पुत्र बनी शिवम पुत्र राखी ओमपाल पुत्र कालीचरण राहुल पुत्र महावीर जी इधर देखो यार, उधर गड़बड़ देखो। थैंक यू। विनोद पुत्र नरेश। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मसूरी नगर पालिका है, इसको दूसरा स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में, और जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्राइज मनी मिला था। और इसमें हमारा ये भी उद्देश्य है कि इनके लिए हम लोग इनका स्वास्थ्य और सुरक्षित, ये लोग जब भी सफाई करें तो ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो इसी क्रम में इनको ये ट्रैक सूट दिया गया है। अभी ठंडी का मौसम भी है और ये हमें कुछ पैरामीटर्स पे दिया जाता है जिसमें मसूरी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमारी अपेक्षा रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट रैंक आए। हमारी RRR जिसको हम बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इससे हमारा कूड़ा जनरेशन भी कम होगा, और जो हमारा जो हम कूड़े को रिसाइकल भी करते हैं और उसी में हम लोग रीयूज करते हैं, जिससे कूड़ा जनरेशन कम होता है। तो ये इसकी थीम है। रोड पे वो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे पाइपलाइंस हैं। वो सीवर हमारा पिक्चर पैलेस पे था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जल निगम ने काम भी किया है वहाँ पे। और जो पाइपलाइन थी जो कि हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको ठीक किया गया था, और अभी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है। और यदि अगर होती है तो आप हमारे संज्ञान में लेके आए, उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। जो 2-3 स्पॉट्स हैं, आप लोगों को भी पता है, वहाँ पे जैसे आपने बताया कि जालियाँ नहीं लगी हैं, इसको जल्द ही लगवाया जाएगा। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं मॉल रोड को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। अभी हमने उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों को वहाँ पे डस्टबिन भी देखने को मिलेंगे, जिसका टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग उसको और भी सुंदर और भी सुरक्षित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, मसूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर डिपो में चरण 4 मार्ग के नए मेट्रो कोच का निरीक्षण किया। मेट्रो कोचों के निरीक्षण के बाद दिल्ली के CM आतिशी मार्लेना ने कहा कि हम मुकुंदपुर में दिल्ली मेट्रो डिपो पर हैं, और ये बात बहुत गर्व की है कि मेट्रो के 146 किलोमीटर के महत्वाकांक्षी विस्तार फेज 4 की ट्रेनें जमीन पर आनी शुरू हो गई हैं। तो ये मुकुंदपुर डिपो की पहली ट्रेन है। ये 6 डिब्बों वाली ट्रेन है और इसका इस्तेमाल मेजेंटा लाइन में किया जाएगा। तो अभी यहाँ पूरी टेस्टिंग चल रही है। ये ड्राइवरलेस ट्रेन है। अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में एकमात्र मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही है, जिसकी सुरक्षा बहुत अधिक है। और मुझे खुशी है कि पिछले 10 सालों से दिल्ली मेट्रो बहुत तेज गति से विस्तार कर रही है। ये दिल्ली के हर कोने तक पहुंच चुकी है। एकदम क्लोजअप बनेगा तुम लोग यार। भाई पीछे आ जाओ, सबका तुम्हारे वजह से तुम्हारा भी बहुत वाइड बन रहा है ना, मेट्रो दिखा ना कुछ। पीछे करने क्या कर सकता हूँ, मैम लिख रही है वो इतना बहुत
देखिए, आज मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज़ 4 मेट्रो है, जो 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है। 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवरलेस ट्रेन है ये। अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। मैम, ये किससे हटकर पॉल्यूशन को लेकर सवाल है कि देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 की इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट कर रही। मेरा तो रहेगा कि जो एनसीआर की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे डीजल बस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़। मेरा तो आगे रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो एनसीआर में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा मेरी तो केंद्र सरकार से विनती कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रुकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली जिला प्रशासन मिलावटी शराब पीने से हुई मौतों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। रायबरेली में आबकारी और पुलिस की सुस्ती से अवैध शराब के कारोबारी खुलेआम मिलावटी शराब बेच रहे हैं। वहीं रायबरेली में सब्जी बाजार के बीच अवैध शराब बिकने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरिहर गाँव की बाजार का है, जहाँ खुलेआम अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है। इस मामले को कई बार सम्मानित लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, मगर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत नहीं समझी। वहीं आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि हमारी टीम लगातार काम कर रही है, साथ ही सतर्कता अभियान भी चल रहा है और लोगों को अवैध जहरीली शराब के प्रति सतर्क भी किया जा रहा है। इसमें कोरिहर में वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर लगातार दबिश होती है, बाजारों में भी दबिश होती है। आज भी सुबह दबिश हुई है, एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है सब पर। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आनंद विहार बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मास्क बांटे। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा और कई अन्य भाजपा नेता भी उनके साथ थे और जन स्वास्थ्य जागरूकता के प्रयासों में अपना योगदान दिया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर किसी को दोषी ठहराया जाना है तो वह अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार है, जिसने दिल्ली को बदहाल कर दिया। हम जो मुखौटे पहन रहे हैं वह दिल्ली के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि अगर अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार को नहीं हटाया तो भविष्य में हर निवासी को यह मुखौटा पहनना पड़ेगा। इसके लिए कोई दोषी है तो अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार है, जिसने दिल्ली को बस से बदतर करने का काम किया है। ये जो मास्क हम लगा रहे हैं, ये चेतावनी है दिल्ली वालों के लिए कि आने वाले समय में हर दिल्ली वाले को ये पहनना पड़ेगा अगर अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार को नहीं हटाया। दिल्ली में सड़कों की मरम्मत आप नहीं करते,
दिल्ली में व्हीकल पोल्यूशन पे आप कंट्रोल नहीं करते, गड्ढों की मरम्मत आप नहीं करते और दोष देते हैं आप केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने तो यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान टनल, ऐसे हजारों प्रोजेक्ट दिल्ली को दिए हैं जिससे दिल्ली में यातायात बाहर आउटर दिल्ली में सुगम हुआ है। लेकिन अगर वो कमर्शियल व्हीकल दिल्ली से आज होके गुजर रहे होते, ये सब नहीं बनते, तो अरविंद केजरीवाल तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तुमने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया और दिल्ली वाले सावधान रहे, अगर ये सरकार नहीं हटाए तो ये मास्क सबको पहनना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर दिल्ली की सरकार को ये फटकार लगानी पड़ रही है कि आप हमसे बिना पूछे ग्रैब 4 नहीं हटाएंगे, तो आप समझ लीजिए स्थिति कितनी गंभीर है। दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी है, हर दिल्ली वाला बीमार है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं सिर्फ कल का उदाहरण दे रहा हूँ। 18 नवंबर को अकेले पंजाब में 1251 पराली की घटनाएं हुई हैं, जबकि हरियाणा में 48 और यूपी में 133 हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा दोष पराली का पंजाब सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसकी आपराधिक, मैं कहूँगा कि ये लापरवाही है जिसका खामियाजा दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़र हिंदुस्तान दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़र हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़1 हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।